भागते भूत की लंगोट पकड़ने के चक्कर में सत्ता का दरवाजा खुलने से पहले ही कहीं मोदी ने जेल का दरवाजा तो नहीं खोल दिया। वैसे तो 10 सालों की सत्ता में प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत सारे कांड किए जब कहा गया कि सत्ता से बाहर हुए तो जेल का दरवाजा खुलेगा। मगर 2024 का चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले साहब ने एक ऐसा बड़ा कांड कर दिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 साल के सबसे बड़े कांडों में से एक हो सकता है। और ये इतना बड़ा कांड है कि इसके सामने नोटबंदी, इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, चाइनीज चंदा, पेगासस, राफेल, पुलवामा, ये सब थोड़े हल्के नजर आएंगे। ये कांड करते हुए शायद नरेंद्र मोदी को यह एहसास भी नहीं रहा होगा कि 4 जून को क्या होने वाला है। मगर अब 4 जून को जो होना था वो हो चुका है और उनके कांड पर देश के सबसे बड़े बड़े अधिकारी लिखना पढ़ना भी शुरू कर चुके हैं। जांच की मांग शुरू हो गई है और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम तक लिया जा रहा है, क्योंकि खुद अपनी ही जबान से उन्होंने भागते भूत की लंगोट पकड़ने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि हड़बड़ी में आदमी गड़बड़ी कर देता है। कुछ ऐसा ही कारनामा हुआ है जो लालच बुरी बला की कहावत को सिद्ध करता है। पूरा मामला समझने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि नरेंद्र मोदी का ये भयंकर वाला कांड जाने इससे पहले ये वादा करिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ये सबसे बड़ा कांड है। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, अभी से लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद घंटा जरूर बजाइएगा टन से। एक बार फिर से अपील कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन इस चैनल की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। अभी जो कांड मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस कांड की सफलता के लिए इस देश का मीडिया भी बड़े स्तर पर जिम्मेदार है, या फिर यूं कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी के बाद यदि कोई जिम्मेदार है तो वो खुद मीडिया ही है और उसके तमाम लपटझंडिस हैं जिन्होंने इस देश के न जाने कितने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। देखते ही देखते 31 लाख करोड़ रुपया हवा हो गया और उस हवा को सिगरेट का धुआं बनाकर किसने खींचकर आनंद लिया, यही सवाल अब उठ के खड़ा हो गया है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से बार बार अपील करता हूं कि देश की जनता और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, मजबूत रखना है, सुरक्षित रखना है तो मीडिया को अपने कब्जे में रखिए। सेठों और नेताओं की चंगुल का मीडिया ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपया आपकी जेब से निकाल कर लूटता रहेगा, लोकतंत्र टूटता रहेगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए जनता का बनाया हुआ राजनीतिक दल और जनता के दम पर चलने वाला मीडिया ही प्राथमिक जरूरत है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब पूरे खेल को समझते हैं। कुछ मिनट तक आप अपना दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़ लीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुआ। चुनाव घोषित होने से महीनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अब की बार 400 पार का नारा दे दिया था। फिर क्या था, बीजेपी के तमाम नेता, गोदी मीडिया के सैकड़ों लपटझंडिस जुट गए इसी नारे को दोहराने में। यहां यदि गिनती की जाए तो भाजपा नेताओं से ज्यादा 400 पार का नारा गोदी मीडिया के लपटझंडिसों ने लगाया। हर एक चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी होती जा रही थी। हमारे जैसे सामान्य लोग भी साफ साफ ये देख पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे जा रही है, मगर लाखों करोड़ों का बजट वाला गोदी मीडिया लगातार 400 पार करवा रहा था। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों कथित इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में बार बार मोदी से ज्यादा गोदी मीडिया के लपटझंडिसों ने 400 पार का नारा लगाया। सब ये दोहरा रहे थे कि आप ही तो आ रहे हैं, पूरा उठवा आप ही को तो मिल रहा है, आप ही की तो सरकार आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो दे रहे हैं वो इंटरव्यू नहीं है, बल्कि उनका प्रचार है जो इंटरव्यू की शक्ल में पेश किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मोदी का एक और भयंकर कांड बताने के लिए लाया हूं, फिर चुनाव पर चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल ये पूरा बेस यही है, इसके बाद ही आपको साहिब का कांड समझ में आएगा। आखिरी चरण के बाद भी गोदी मीडिया लगातार नरेंद्र मोदी को 400 पार करवा रहा था और तो और 1 जून की शाम 6 बजे के बाद गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में भी मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। और न सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, कुछ ने तो 400 पार भी करवा दिया, 425 भी दिखा दिया। ये सारे फर्जी एग्जिट पोल आने के बाद भी मैंने लगातार यही कहा कि गोदी मीडिया जो भी दिखा रहा है ये संभव नहीं है। अभी भी हमारे तमाम वीडियोस चैनल पर पड़े हैं, जिनको भरोसा कम है वो जाकर देख सकते हैं। और मैंने लगातार आप जनता से ही पूछा कि बताइए 2019 के बाद 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए ऐसा क्या कर दिया कि देश की जनता उनको 50-60 सीट बढ़ाकर दे देगी या 400 पार करवा देगी। जबकि मैंने दर्जनों इनके कांड बताए थे, गिनवाए थे, इनकी कमियों को बताया था जो नरेंद्र मोदी से 50-60 सीटें कम से कम छीनने की नौबत दिखा रहे थे। गोदी मीडिया पूरी तरह से फेल हो गया, उसका एग्जिट पोल फेल हो गया और जनता के मुद्दों पर हमारा आकलन बिल्कुल सही हो गया। मगर आज हम अपना आकलन बताने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी द्वारा भागते भूत की लंगोट पकड़ने की कहानी बताने आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति की एक गरिमा होती है, एक साख होती है। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने उसको लगातार तार तार किया है, गिराया है, मगर
मगर इसके बावजूद उस पद पर बैठा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। इसी भरोसे को कथित दुरुपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में कह दिया कि 4 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट जबरदस्त तरीके से चढ़ जाएगा और उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह सब फेल हो जाएगी। यानी इतना ऊंचा हो जाएगा मार्केट कि उसका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आम भाषा में यदि कहा जाए तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप उसको रखने के लिए जगह नहीं ढूंढ पाएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। इसके साथ ही 1 जून की शाम को जब गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया और बीजेपी को 400 पार करवा दिया, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बना दिया, तो फिर मार्केट सच में आसमान में उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, पता चला कि जो बाजार 2 कदम ऊपर चढ़ा था वो 4 कदम नीचे आ गया और 4 कदम नीचे गिरने के क्रम में 31 लाख करोड़ से भी ज्यादा यानी करीबन 32 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। यहीं से सवाल उठने लगा, बल्कि इसके पहले ही जब गोदी मीडिया वाले फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर बाजार को चढ़ा रहे थे, तभी से विपक्ष के तमाम नेता और देश भर के तमाम जानकार आरोप लगा रहे थे कि ये सब कुछ गोदी मीडिया, सर्वे एजेंसियों और बीजेपी के नेताओं यानी मोदी शाह का प्लान है, ताकि जाते जाते मोटा मोटा माल कमा लिया जाए। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इस पर लंबा चौड़ा विश्लेषण भी दिया था, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था। इसके अलावा विपक्ष के तमाम नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों गोदी मीडिया के साथ साठगांठ करके जानबूझकर मोदी शाह ने मार्केट को चढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को पैसा कमाने में मदद करने के लिए, जबकि उन्हें मालूम था कि चुनाव परिणाम कुछ और ही होने वाला है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से ही ये आरोप लगातार लग रहे थे और अब इन आरोपों की जांच की मांग उठने लगी है। पूर्व आईएएस डॉक्टर EAS शर्मा, जो कि भारत सरकार में सेक्रेटरी तक का पद संभाल चुके हैं, यानी सबसे बड़े पदों पर बैठ चुके हैं, पिछले दिनों हमने इनके द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों पर बात की थी। एक बार फिर से इन्होंने आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी अजय सेठ को पत्र लिखा है। इनके द्वारा लिखे गए पत्र को वरिष्ठ पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पूर्व आईएएस डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि ये बेहद परेशान करने वाली बात है कि कई चीजों ने मिलकर यानी कई घटनाओं ने मिलकर 3 जून 2024 को शेयर बाजार में भयंकर उछाल को बढ़ावा दिया, जिसके बाद अगले ही दिन बाजार में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण छोटे और सीमांत निवेशकों द्वारा बाजार में निवेश की गई कड़ी मेहनत की बचत खत्म हो गई है। थोड़ी ही देर पहले आपने सुना नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सामान्य आदमी शेयर बाजार में आता है तो ये अच्छी बात है, यानी सामान्य आदमी की जो कड़ी मेहनत की कमाई थी, अगर उन्होंने मोदी की बातों में यहां आकर पैसा लगा दिया तो वो भयंकर रूप से डूब गया। आगे इस पत्र में लिखा गया है कि इसकी वजह से बड़े शेयर बाजार के दिग्गजों को मुनाफाखोरी करने का मौका मिल गया। आज भी शेयर बाजार पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। ऐसा लगता है कि शेयर बाजार से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के होने की प्रेरणा प्रधानमंत्री से ही मिली है। यानी आसान भाषा में कहें तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शेयर बाजार के चढ़ने की भविष्यवाणी की, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी बात पर भरोसा करके पैसा लगाया, जिसकी वजह से शेयर बाजार के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनको मुनाफाखोरी करने का मौका मिला। पूर्व आईएएस ने इस पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने 4 तारीख को शेयर बाजार में उछाल की भविष्यवाणी की, यानी जिस दिन 2024 के चुनाव के वोटों की गिनती की तारीख थी, उस दिन को लेकर नरेंद्र मोदी ने ये बातें कहीं ना कहीं ये संकेत दिए, ये बातें कहीं और संकेत दिया कि निवेशकों को बाजार में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है और उन्हें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। पूर्व आईएएस लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण, जिसको जानने के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसी गलत बयानी की। प्रधानमंत्री की बात यहीं पर नहीं रुकी, आगे उनकी बातों को गृहमंत्री ने भी दोहराया, यानी अमित शाह ने भी दोहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों में और ज्यादा जोर डाल दिया और ये कहते हुए कि निवेशकों को 4 जून से पहले निवेश करना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि उनके अनुमान के अनुसार 4 तारीख को बाजार बहुत तेजी से चढ़ेगा, यानी प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक दोनों ने 4 तारीख को बाजार के चढ़ने की भविष्यवाणी की। पूर्व आईएएस लिखते हैं कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं बोल सकते थे। क्या उन्हें वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई इनपुट मिला था या फिर बाहर से कोई ऐसा इनपुट मिला था कि 4 तारीख को बाजार चढ़ेगा? प्रधानमंत्री के बाद गृहमंत्री की बातों ने छोटे निवेशकों को कहीं न कहीं प्रेरित किया अधिक से अधिक पैसा बाजार में डालने को। गृहमंत्री की बातों से लोगों के भीतर भरोसा पनपा कि गृहमंत्री को कहीं न कहीं से तो कोई अंदरूनी जानकारी मिली होगी और निवेशकों ने उन बातों पर भरोसा करके पैसा लगाया। लोगों ने बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की बातों में आकर उन पर भरोसा करके पैसा लगा दिया। ये ऐसी घटना है जिसे हल्के में
में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे लाखों छोटे निवेशकों को व्यापक रूप से नुकसान हुआ है। पूर्व आईएएस शर्मा ने इस पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय से ढेर सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वित्त मंत्रालय के किसी एक्सपर्ट ने शेयर बाजार के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई इनपुट दिया था? यदि हाँ, तो किस आधार पर दिया गया था? यदि ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सकती है तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। क्या किसी व्यापारी व्यक्ति ने, खासकर शेयर बाजार के किसी बड़े निवेशक ने प्रधानमंत्री को ऐसी सलाह दी? यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति ने शेयर बाजार में उथल पुथल पैदा करने और छोटे निवेशकों की बर्बादी से पैसा कमाने के लिए जानबूझकर प्रधानमंत्री को गुमराह किया। अगर प्रधानमंत्री को गुमराह किया गया किसी बाहरी व्यक्ति से, तो फिर ऐसे निवेशक की पहचान की जानी चाहिए और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि निवेशक या फायदा कमाने वाले इन्वेस्टर्स ने अपना गलत पैसा कहां रखा है? क्या इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संबंध है, यानी काले धन से कोई संबंध है? क्या काले धन को सफेद करने के लिए यह सारा तिकड़म बिछाया गया? उन्होंने जांच एजेंसी ईडी पर भी बात की है और कहा है कि यदि ईडी स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है तो उसे जांच करना चाहिए कि क्या इस मामले में काले धन का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही आर्थिक मामलों में सेबी का भी बड़ा रोल है। सेबी क्या कर रही है, इन सब में सेबी की क्या भूमिका रही है? क्या सेबी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की इन बातों को, यानी झूठे बयानों को खारिज करके बाजार को स्थिर कर सकता था? क्या इस मामले में सेबी ने जांच शुरू की है? यानी सवाल यह है कि सेबी, जिसका ये सारा काम है इन चीजों को देखना, क्या वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इन बातों को रोककर, यानी वो कह सकता था कि ये झूठ है, लोग निवेश ना करें और इससे लोगों को नुकसान होने से बच जाता? यानी जो जिम्मेदार एजेंसी है उसने अपना कौन सा रोल निभाया? पहले भी ये खबरें आई थी कि नियामक एजेंसी शेयर बाजार में संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार हो रही। यदि ऐसा है तो एजेंसियों को शेयर बाजार में ये जो खून खराबा मचा है, यानी जो उथल पुथल हुई है, जो बर्बादी आई है, इसके दौरान चुप्पी मारकर क्यों बैठना चाहिए? ये लोग मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? आसान भाषा में समझिए, सामने ढेर सारी पुलिस खड़ी है और वहीं किसी का पर्स छीन लिया जाए, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कुछ वैसा ही कांड होता हुआ दिख रहा है। तमाम एजेंसियां पड़ी हुई हैं, सबकी आंखों पर पट्टी है और शेयर बाजार में इतना बड़ा कांड हो गया, लगभग 32 लाख करोड़ रुपया गायब हो गया। आगे पूर्व आईएएस लिखते हैं कि मुझे लगता है कि आर्थिक मामलों का विभाग निष्क्रिय रहकर दोषियों को खुलेआम घूमने नहीं दे सकता। ईडी सीबीआई से समयबद्ध तरीके से पूरे मामले की जांच करने के लिए कहना चाहिए, ताकि आने वाली सरकार, नवनिर्वाचित संसद और निश्चित रूप से आम जनता को इसकी जानकारी हो सके कि बाजार से 31 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी मोटा मोटी 32 लाख करोड़ रुपया डूब गया, तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री ने किस इनपुट के आधार पर निवेशकों को निवेश करने के लिए उकसाया और गृहमंत्री ने उनकी बातों को किस आधार पर दोहराया? यहां पर एक महत्वपूर्ण रोल गोदी मीडिया का भी है, उसे भी याद करिए कि कैसे उसने फर्जी एग्जिट पोल के माध्यम से लोगों के भीतर और भरोसा पैदा किया कि सरकार रिपीट हो रही है, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, पैसा बढ़ जाएगा। इस मामले में यदि आप ऊपर ऊपर देखें तो दिखेगा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलजुल कर देश की आम जनता को लूटने की प्लानिंग में शामिल नजर आते हैं। सोचिए ये कितना गंभीर मामला है कि झूठी खबर के आश्रय कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने देश के हजारों या लाखों निवेशकों की जमा पूंजी, उनकी मेहनत की कमाई रातों रात लूट ली और लूट कर बैठ गए, वो भी झूठ के आधार पर। एक तरफ सरकार बनाने को लेकर चर्चा, दूसरी तरफ 32 लाख करोड़ रुपए की भी चर्चा है और अब इसकी जांच की मांग हो रही है। लगातार अलग अलग लोग लिखत पढ़त शुरू कर चुके हैं। इंतजार करिए ये मामला और गर्म कब होता है, तथा यदि भाजपा के अलावा कोई अन्य सरकार बनती है तो इसकी जांच होती है या नहीं। वैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच करने के लिए जांच एजेंसियों के पास एक नहीं बल्कि दर्जनों मामले हैं। पेगासस से लेकर राफेल तक, नोटबंदी से लेकर कोविड तक, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक, और अब ये शेयर बाजार वाला नया खेल। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में प्रधानमंत्री बन जाना चाहते हैं, बस चाहे उसके लिए किसी के आगे भी झुकना पड़ जाए, चाहे पूरा दिन एक ही कपड़े में क्यों न बिताना पड़ जाए। एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors?
who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families. We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this.